नमस्कार, आप देख रहे हैं माहौल तगड़ा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। सबसे पहले 5 बजे की 5 बड़ी खबरों की बात करते हैं। आज पूरा देश मोदी 3.0 का साक्षी बनेगा। दिल्ली में शपथ की तैयारी पूरी कर ली गई है। मोदी की मूरत सभी का मन मोह रही है, तो उधर T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान की जोरदार भिड़ंत होने वाली है। मुंबई में झमाझम बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। ये 5 अलग अलग तस्वीरें, 3 बड़ी खबर, जिसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से जहां सैंड आर्टिस्ट ने मोदी की मूरत बनाई है, शपथ की तैयारी चल रही है। 3.0 मोदी सरकार की तैयारी है। तो 2014-2019 के बाद नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में आज शपथ लेने जा रहे हैं। इस बार क्या खास रहने वाला है, जल्दी से एक रिपोर्ट देखते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जिस वक्त घड़ी में 7:15 बजे रहे होंगे, उस वक्त यही आवाज फिर से तीसरी बार गूंजेगी। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 2014-2019 के बाद फिर वही सौगंध ली जाएगी। आज शाम फिर से नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार पूरे 5 सालों के लिए सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधान नियुक्त हो जाएंगे। सबका साथ, सबका विकास का नारा, जीत की गारंटी और देश की सेवा का संकल्प लेकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जब बैठेंगे, तो पूरे विश्व की नजरें वहीं टिकी होंगी। लोकतंत्र के इस शानदार तस्वीर के गवाह न सिर्फ हिंदुस्तान, बल्कि कई देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होंगे। हालांकि इस बार बीजेपी वो जादू नहीं कर पाई जैसा कि उसने 2014 और 2019 में किया था। इन 10 सालों में मोदी की एक तरफा जीत हुई थी। विपक्ष के कई मजबूत किले पूरी तरह से 2014-2019 के लोकसभा चुनाव में ध्वस्त हो गए थे। लेकिन 2024 के चुनाव में जनता का मूड बदला और बीजेपी अपने दम पर बहुमत नहीं जुटा पाई। हालांकि इसका जरा भी असर मोदी की पॉपुलैरिटी पर नहीं पड़ा है, क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी एक तरफ पूरा का पूरा विपक्ष जुटा था, तो दूसरी ओर उनके सामने एक बंदा ही काफी था। पिछले एक दशक में बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की जो परिधि रची, उससे दुनिया के सामने भारत की एक अलग ही छवि बनी है। हालांकि एक बार फिर मोदी सरकार से पूरा विपक्ष जरूर तिलमिलाया हुआ है। जो स्वघोषित विश्व गुरु हैं, अभी स्वघोषित विश्व बंधु बन गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को निमंत्रण दे रहे हैं। हमारे लिए कोई निमंत्रण नहीं आया है। पर मैं कहूंगा कि 2024 के चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए एक व्यक्तिगत हार है। आज के दिन को खास बनाने के लिए पीएम मोदी ने शपथ से पहले उनको नमन किया, जिन्हें मोदी अपना आदर्श मानते हैं। मोदी पहले राजघाट गए, जहां उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर अपना शीश झुकाया। इसके बाद सदैव अटल पहुंचकर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया और फिर पहुंच गए उन शहीदों को नमन करने के लिए जिन्होंने देश सेवा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। जनता ने विश्वास जताते हुए एक बार फिर मोदी को 5 साल दिए हैं, तो ये तय है कि एक बार फिर भारत उन्हीं ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई देगा जिसकी गारंटी खुद मोदी देते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो मोदी 3.0 की तैयारी है। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से शपथ लेने जा रहे हैं। हमारे साथ रोहित अग्रवाल हैं, आरएलडी के स्पोक पर्सन, इस वक्त जुड़े हुए। खास मेहमान राहुल लाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे खास मेहमान। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और अगर कुछ तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से आ रही हो तो वो भी दर्शकों को दिखाइएगा। लेकिन राहुल लाल, आपसे शुरुआत कर रहे हैं। बड़े बड़े दावे किए गए, बड़ी बड़ी बातें की गई कि इस बार 150 सीटें नहीं आएंगी, 120 सीटें नहीं आएंगी, 180 सीटें नहीं आएंगी। लेकिन अब एक बिग पिक्चर नजर आ रही है। लगभग 300 के करीब एनडीए पहुंच गई है और अगले 5 साल तक सरकार चलाने की तैयारी। और सबसे बड़ी बात, पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार स्वेर करने वाले, 3 टर्म में जाने वाले, बहुमत से चुनकर आने वाले दूसरे प्रधानमंत्री होंगे। विवेक जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी और जो तमाम एनडीए है उनको वो शपथ ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं, तो उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो तीसरी पारी के लिए वो लोग शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन जो
विवेक जी, ये तर्क दिया जाता है कुछ हद तक, तो वो तर्क जो अभी आपने दिया कि जवाहरलाल नेहरू के तरह तीसरा टर्म के लिए, यहां तक तो बात सही है। लेकिन एक बड़ा अंतर भी समझना पड़ेगा कि नेहरू जी के तीसरे टर्म में भी वो प्रचंड बहुमत वाली, 3/4 बहुमत वाली सरकार ही वो चला रहे थे, वो से उसमें भी प्रचंड बहुमत की स्थिति थी। और यहाँ प्रधानमंत्री जी के सीटों की संख्या अचानक से कहा तो 370 का वादा दावा कर रहे थे, अब 240 पर अटक गए हैं। ये तो अच्छा है कि गठबंधन सहयोगियों के साथ 272 का जो आंकड़ा था, उस आंकड़े को उन्होंने पार कर लिया है। लेकिन जो महत्वपूर्ण चुनौती है प्रधानमंत्री जी की, कि प्रधानमंत्री जी हमेशा प्रचंड बहुमत की सरकार चलाते रहे, चाहे वो मुख्यमंत्री के रूप में उनकी भूमिका हो, चाहे वो प्रधानमंत्री के रूप में पिछले 2 टर्म की भूमिका हो। वो दोनों भूमिकाओं में हम लोगों को वो प्रचंड बहुमत वाले चलाते हुए दिखे हैं। वो ऐसे स्थिति में प्रधानमंत्री अपने स्वभाव में कितना बदलाव कर पाते हैं, ये एक देखने योग्य स्थिति होगी। क्योंकि जो परसों जो दृश्य हम लोगों को दिखा था, जहां मंच पे तमाम एक जो जिनके लोकसभा में एक सदस्य हैं वो मंच पे मौजूद थे, और 2 सदस्य वाले जो है कि माननीय जयंत चौधरी जी जो है कि मंच पे मौजूद नहीं थे। देखिए, आज उनको मंत्रिमंडल का शपथ हो रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं अपने गठबंधन सहयोगियों में सबों को बराबर सम्मान, दर्जा, ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी को सीखनी पड़ेंगी उन्हें। इस प्रकार की गलतियां होनी नहीं चाहिए। अब जीतन राम मांझी जब मंच पे हो सकते हैं, अनुप्रिया पटेल मंच पे हो सकती है, तो फिर बाकी गठबंधन सहयोगियों को भी अब आप कुछ भी मीम में निकाले कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ बैठ गए तो केसी त्यागी ने ये बयान दे दिया, तो उन्होंने ये कह दिया, तो उन्होंने ये कह दिया, नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। अब देखिए, एक कहावत है हिंदी में, अब पछताए क्या होते हैं जब चिड़िया चुग गई खेत। तो मोदी सरकार बनने जा रही है, मोदी शपथ लेने जा रहे हैं। अब आप लोग आगे की रणनीति बनाई कि विपक्ष की रणनीति क्या रहेगी, किस तरह की रहेगी, इस पर फोकस करने की बजाय कि इस पर फोकस करिए कि भाई किसी तरह से जेडीयू टीडीपी हमारे साथ आ जाती तो बड़ा कमाल हो जाता, वाह मजा ही आ जाता, फिर तो हम लोग जो है वो बहुमत के करीब जा सकते थे। नहीं, ये जो आप लोग ठीक है, पॉसिबिलिटीज की कोई, देखिए पॉसिबिलिटीज की कोई लिमिट नहीं होती है, संभावना को कोई अंत नहीं होता। हम लोगों ने देखा कि नीतीश कुमार जो करते हैं वो नहीं करते हैं। नीतीश कुमार जी बिल्कुल जो बयान देते हैं बहुत हार्ड होकर, जब वो कहते हैं कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा, वो बयान देने के कितना देर बाद वो चले गए। तो देखिए, नीतीश जी को लेकर जो तमाम जो बयान है या तमाम जो कयास लगाए जा रहे हैं, वो नीतीश जी के पुराने इतिहास को लेकर लगाए जा रहे हैं। बाकी अन्य दूसरे नेताओं को लेकर वो कयास क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं? तो इसलिए ये ध्यान रखना है प्रधानमंत्री जी को कि वो किस प्रकार से गठबंधन सहयोगियों के साथ तालमेल करते हैं। मैंने उसी का एक उदाहरण दिया कि गठबंधन सहयोगियों के साथ एक तालमेलपूर्ण व्यवहार अच्छे लोकतंत्र के लिए भी आवश्यक है। मैं तो मानता हूं कि ये बहुत काफी शानदार चीज हो रहा है, सरकार काम करे, नहीं, लेकिन 240 का स्ट्रेंथ है वो, उसको कैसे नजरअंदाज आप कर सकते हैं? 240 का स्ट्रेंथ ये बताता है कि जो उनके साथ अलाइज हैं, जो गठबंधन में सहयोगी दल हैं, वो उनके साथ इंटैक्ट रहेंगे, क्योंकि दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी है उनके पास 99 सीटें हैं। ये आप कैसे भूल सकते हैं राहुल जी? ये एक सच्चाई की स्थिति है, मैं बिल्कुल इसे स्वीकार करता हूं। लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास खुद की जो सीटें हैं बीजेपी की, वो 240 है, और वो एनडीए के गठबंधन सहयोगियों के माध्यम से 290 क्रॉस कर रहे हैं। तो वैसे स्थिति में एनडीए को जो समुचित सम्मान, हमें अभी भी याद है 2019 में उन्होंने केवल प्रतीकात्मक रूप से जो है कि उन लोगों को एक बर्थ दिया था, चाहे आपके नंबर्स कुछ भी हो, लेकिन मंत्रिमंडल में हम एक बर्थ देंगे। नीतीश जी उस समय भी नाराज होकर चले गए थे 2019 में। आपको ध्यान में होगा कि अनुप्रिया पटेल को उस मंत्रिमंडल में एंट्री नहीं मिली थी। वो तो जब उत्तर प्रदेश के चुनाव, विधानसभा चुनाव जब सामने आए, तब फिर अनुप्रिया पटेल जी को जो है कि मंत्रिमंडल में प्रवेश नहीं पाए। तो वो मैं चीज कह रहा हूँ कि वो रवैया अगर बीजेपी रखेगी तब उन्हें संकट होगी। अगर वो वाजपेयी जी के से मूल्यों के आधार पर चलेंगे तो फिर उन्हें संकट की स्थिति नहीं आएगी। विवेक जी, ये चीज मैं कह रहा हूँ। वाजपेयी जी के शिष्य ही तो है नरेंद्र मोदी, उन्हीं को तो अपना गुरु मानते थे, उन्हीं के आदेश पर गुजरात गए, उन्हीं के आदेश पर वहां के सीएम बने। नहीं, मैं कह रहा हूँ उनके आदेश पे वो काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों के मूल्यों में बड़ा परिवर्तन दिखता है। तो अगर वो आज श्रद्धांजलि देने के लिए उनके समाधि स्थल पर भी गए थे प्रधानमंत्री जी, उन मूल्यों को लेकर चलेंगे तो बड़ी बेहतर चीज होगी। नहीं तो हम लोगों ने देखा है कि केंद्र सरकार ने पिछले 10 वर्षों में तमाम बड़े निर्णय लिए, और उन बड़े निर्णयों के बारे में जो मंत्रिमंडल के बड़े दूसरे सहयोगी उनको भी जानकारी नहीं थी। तो वो तो देखिए उनकी अपनी परसेंट बहुमत से वो थे मोदी, इसलिए भैया आप 145 155 में 204 सीटों पर सरकार चला सकते हैं, तो आपको सामने वाले पर भी थोड़ा भरोसा होना चाहिए कि वो भी 240 में चला लेंगे। बहरहाल आप, मैंने कहा कि राजनीति संभावनाओं, राहुल लाल जी, मैंने कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, और संभावनाएं तो क्या है उसकी, तो स्काई इज द लिमिट।
तो नहीं, देखिए, राजनीतिक मैं रोहित जी के पास जा रहा हूं। रोहित जी, क्यों इतना शक सुबह मोदी सरकार 3.0 को लेकर क्रिएट किया जा रहा है? विवेक भाई, पहले तो पूरी देश की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने एनडीए पे विश्वास अपना जताया और पुनः एक बार प्रधानमंत्री जी अपने तीसरे कार्यकाल की शपथ लेने जा रहे हैं। उसके साथ पूरा एनडीए आज शपथ लेने जा रहा है और कहीं ना कहीं हमारे लिए जनता फर्स्ट है, हमारे लिए देश का मतदाता फर्स्ट है, हमारे लिए देश का किसान फर्स्ट है, हमारे लिए देश का युवा फर्स्ट है, हमारे लिए देश की महिलाएं, उनकी सुरक्षा ये फर्स्ट है। परंतु वहीं विपक्ष पूरी तरीके से मुद्दा विहीन हो चुका है। उसके पास ना कोई नियत बची है, ना कोई नीति बची है और स्थिति ये है कि झूठ बोल के चुनाव में उतरा विपक्ष अब धराशायी हो चुका है। आज स्थिति ये है कि विपक्ष की पोल खुल गई है कि उन्होंने कहीं ना कहीं 8500 रुपए लोगों को देने का वादा किया था। उन्होंने ये नहीं उसमें लिखा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम देंगे। उन्होंने युवाओं को धोखा देने का काम किया कि 1 लाख रुपए हम देंगे। उन्होंने कहीं नहीं लिखा अपने पैम्पलेट में कि जब हमारी जी। सरकार बनेगी तो देंगे। और जिस तरीके का जश्न वो मना रहे हैं, ये दिखाता है कि वो जो जनता ने उनके ऊपर विश्वास जताया वो संतुष्ट हैं, तो वो उनको देना मनसुख चाहिए। मंडाविया इस वक्त कुछ कह रहे हैं। रोहित भाई पहले सुन लेते हैं। आज हम रूबरू अपने प्रधानमंत्री आप जैसे महान नेताओं के सामने हम रूबरू होंगे और देश विदेश से आए हुए जितने भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सबको देखने का अवसर प्रदान होता है। ये संभव सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में ही संभव है और दूसरे के शासनकाल में संभव नहीं है। जिसमें आप जैसे सामान्य व्यक्ति जो देश के निर्माण के काम के साथ जुड़े हैं, बिल्कुल सर, ऐसे लोगों का भी मोदी जी सम्मान कर रहे हैं। बिल्कुल सर, ये सभी के लिए गौरव की बात। वही बात है सर, नरेंद्र मोदी लाइफ है और उस व्यस्तम जीवन में भी याद करके आपको बुलाया, मजदूरों को बुलाया सर। और वैसे लोगों को मैं देख रहा हूँ जो दलित हैं, पिछड़े हैं, वो बुलाने का यहाँ का जो सफाई कर्मचारी है उनको ध्यान यहाँ तक कैसे चला जाता है कि हमको उनको भी बुलाना है, उनको भी सम्मानित करना है। ये तो देश का कोई ऐसा ही व्यक्तित्व है जो सबको याद कर रहा है। धन्यवाद। थैंक यू। तो बड़ी अच्छी यहाँ पर चर्चा चल रही थी और एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि आज मजदूरों को बुलाया गया, वो मजदूर जिन्होंने नया पार्लियामेंट बनाया। लाइव तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं दर्शकों को कि किस तरह के हलचल है इस वक्त राष्ट्रपति भवन के बाहर। जो वीआईपी गेस्ट हैं और जो 8000 मेहमानों को बुलाया गया है, जो डिग्निटरीज हैं, उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। मैं रोहित जी, मैं आपसे पॉलिटिकल बात करूं, मैं पॉलिटिकल जवाब लूं, लेकिन एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग निकल कर आया। 8000 जो है वो मेहमानों को आज बुलाया गया है। इसमें इंपॉर्टेंट देखिए आप कि पहली बार उन मजदूरों को बुलाया गया जिन्होंने नए संविधान में माफ कीजिएगा, नए जो पार्लियामेंट है, नए पार्लियामेंट में उन्होंने योगदान दिया, उन्होंने काम किया। इसके अलावा दलितों को, मजदूरों को भी आज आमंत्रित किया गया है। मैं विवेक जी यही कह रहा था कि हमारी प्राथमिकता जनता है, हमारी प्राथमिकता वो गरीब, शोषित, वंचित वर्ग है जिसको कांग्रेस ने निरंतर आजादी के बाद से शोषित रखने का काम किया था। हमारी प्राथमिकता वो महिलाएं हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस काल में वो असुरक्षित महसूस करनी थी। तो हमारी प्राथमिकता हर वो तबका है, क्योंकि ये सरकार जनता की सरकार है, क्योंकि ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। ये जो शपथ होने जा रही है, शपथ संविधान की शपथ होती है कि जनता की सेवा करने की हम शपथ लेते हैं, हम देश की सेवा करने की शपथ लेते हैं। परंतु वहीं विपक्ष को आप देखिए, विपक्ष निरंतर मुद्दा विहीन और पूरी तरीके से दिशा विहीन दिख रहा है। आपको दिख रहा है कि विपक्ष ट्रैक से उतर गया है। आप सोचिए, विपक्ष ने चुनाव के तुरंत बाद, 4 तारीख के बाद तुरंत बाद हमने देखा किस तरीके से उसने जश्न मनाने का काम किया। किस चीज का जश्न मना रहा था उसको खुद नहीं पता है। वो सिर्फ सत्ता के भूखे लोग हैं, वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कब एनडीए टूटेगा, कब एनडीए से लोग निकलेंगे, छिटकेंगे। आप देखिए, अगर आप देखिए तो विपक्ष की आज की भाषा क्या है? विपक्ष की भाषा सिर्फ और सिर्फ एनडीए में फूट ढूंढने की भाषा है। विपक्ष की भाषा ये देखने की है कि साहब कौन कहां बैठा, कौन किसको क्या प्लेसमेंट मिला, किसको क्या मंत्री पद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कैसे इनमें हम विघटन पैदा करें। तो इस तरीके की जो विपक्ष की जो धारणा है, मैं उनसे कहूंगा उसको बदलिए, क्योंकि ये जो मोदी का 3.0 जो कार्यकाल है, इसके अंदर हमें देश के लिए एक साथ आना चाहिए। विपक्ष की एक सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए। जनता ने आपको मजबूत किया है और मजबूत किया है ताकि आप सकारात्मक
तरीके से कहीं ना कहीं सरकार को चलने में मदद करें, देश को चलने में मदद करें, आप उसको स्वीकार करिए कि आप विपक्ष में हैं और विपक्ष की भूमिका को अच्छे तरीके से निभाइए। आप मुद्दा विहीन हो चुके हैं, आप पूरी तरीके से एक परिवार के चरण चुंबन के लिए आप काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इससे हमें ऊपर उठना चाहिए और विपक्ष की एक सकारात्मक भूमिका होती है। हम भी विपक्ष में रहे, हम लंबे समय तक विपक्ष में रहे। 10 साल तक हम पिछले 2 मोदी जी के कार्यकाल में हम उनके सहयोगी नहीं थे, परंतु हमने हमेशा सकारात्मक रूप से सरकार को घेरने का काम किया। हमने किसान आंदोलन में एक बड़ी भूमिका निभाई और बड़ी भूमिका निभाने के बाद सरकार ने भी संवेदनशीलता दिखाते हुए उस किसान आंदोलन में उन कृषि कानूनों को वापस लेने का काम किया। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि विपक्ष की भूमिका क्या है। विपक्ष की भूमिका हमेशा से ये होती है कि जनता के मुद्दों तक को सरकार तक पहुंचाए। जी, जो सीधी सरकार तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं हम राष्ट्रपति भवन से लाइव। एक छोटे विंडो में हमारे जो खास मेहमान है रोहित जी, उनको भी रखिए और साथ ही साथ तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए। रोहित जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा। तो हमें और आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे लिए देश की सेवा ही सर्वप्रथम है। हमारे लिए देश के हर वर्ग को उसका कैसे उत्थान हो, उसके लिए कैसे काम किया जाए। क्योंकि आज जो गरीब, शोषित, वंचित जो भूख से तड़प रहा था, उसको कहीं ना कहीं राशन के माध्यम से उनकी भूख को दूर करने का काम किया गया। जो लोग बिना इलाज के जिनकी मृत्यु हो जाती थी, उनके लिए आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त किया गया। उसके अलावा हर मुख्यमंत्री के कोटे से उनको कहीं ना कहीं उनको उनके इलाज की राशि प्रदान की जाती है अगर वो 5 लाख से ज्यादा है, या इवन राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री के भी कोटे से उनको कहीं ना कहीं वो राशि प्रदान की जाती है। तो आज देश के अंदर जनता प्रथम है। आज देश के अंदर जनता की प्राथमिकता प्रथम पे है। क्योंकि अगर हमारे देश का एक भी बच्चा अगर भूखा सोता है या भूख से अगर वो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका श्राप पूरे देश पे लगता है। अगर हमारे देश के अंदर कोई भी गरीब व्यक्ति बिना इलाज के उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इस सरकार ने कहीं ना कहीं इन मुद्दों को छूने का काम किया है। सरकार ने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे आगे काम आने किया वाले 5 साल का क्या टारगेट रहेगा, आप लोगों का क्या लक्ष्य रहेगा रोहित जी? मुझे लगता है कि जो 2 कार्यकाल थे प्रधानमंत्री जी के, उसके अंदर हमने एक जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है देश का, जो कि पिछले 55 सालों की कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में नहीं बना था, चाहे वो रोड की कनेक्टिविटी की आप बात कर लीजिए, चाहे वो हवाई कनेक्टिविटी की आप बात कर लीजिए, एयरपोर्ट के माध्यम से उसको कनेक्टिविटी को बढ़ाया गया है, कहीं ना कहीं रेलवे कनेक्टिविटी को बेहतर किया गया है, आज रेल एक्सीडेंट को रिड्यूस किया गया है, समुद्री कनेक्टिविटी को भी बहुत बेहतर किया गया है ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत लाभ मिल सके। तो एक जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था देश का, उसको बना लिया गया है। देश की जो एक बेसिक नीड थी, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, चिकित्सा, एजुकेशन, शिक्षा, उसको कहीं ना कहीं एड्रेस किया गया है। उसको एड्रेस करने के बाद अब हमारा जो आगे का कार्यकाल होगा, उसके अंदर देश कैसे सशक्त बने। आज 25 करोड़, इन 2 कार्यकालों के अंदर 25 करोड़ देशवासियों को गरीबी से बाहर निकाला गया है, जिनको अभी भी उनका हाथ पकड़ के सरकार चल रही है कि ताकि वो आत्मनिर्भर बने। अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ अब हमारा कार्यकाल चलेगा। हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे देश का किसान संपन्न बने, क्योंकि जब तक किसान, जो कि देश की अर्थव्यवस्था को एक मजबूती प्रदान करने का काम करता है, जब तक वो संपन्न नहीं होगा, तब तक हम डेवलप्ड कंट्री के अंदर आज देखा हमने रोहित जी की आज संभावित मंत्रियों के साथ भी प्रधानमंत्री ने एक मीटिंग ली, उसकी तस्वीर भी सामने आई। वो तस्वीर भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो उसमें बताया ये जा रहा है कि जो भी पेंडिंग वर्क रह गए हैं उनको प्रायोरिटी से पूरा किया जाए और अगले 5 साल का रोड मैप बिल्कुल क्लियर बताया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल, मैं विवेक जी यही चीज कह रहा था कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था देश का, उसको कहीं ना कहीं इन 10 सालों में बनाया गया है। जनता के हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश की गई है, इलेक्ट्रिफिकेशन करने की कोशिश की गई है कि जनता का जो अभी भी जो अछूता हिस्सा रह गया है डेवलपमेंट से, उसको कहीं ना कहीं हम उस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे अगले 5 सालों में, और देश को विकसित भारत बनाने की ओर लेके जाने का जो सपना प्रधानमंत्री जी ने देखा है, जो सपना हमारे देश ने देखा है कि हम डेवलप्ड कंट्री के अंदर कहीं ना कहीं स्थापित हो, तो अब कोशिश हमारी ये होगी कि देश को डेवलप्ड कंट्री बनाने और आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर कहीं ना कहीं कोशिश की जाए। जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर भी कोशिश की जाएगी कि कितनी ज्यादा यूनिट्स, कितना ज्यादा आत्मनिर्भर भारत बन सके कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हमारे देश के अंदर बने।
ताकि जो एक रोजगार का भी जो समस्या हमने देश में देखी है, जो कि खासतौर से चुनाव के समय हमें देखने को मिली कि युवाओं में बिल्कुल। रोहित जी और राहुल जी आपके पास वापस लौटेंगे। प्रफुल्ल पटेल सब कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं उनको। की काही त्यांच्या मनामध्ये काही एका पक्षाने दुसऱ्या पक्षामध्ये काही फरक आहे की भेदभाव आहे। फक्त मला एवढंच म्हणायचं आहे की त्यांनी जर सांगितलं की थोडे दिवस थांबा, धीर ठेवा, त्याचा अर्थ हे नाही ना की त्यांनी आम्हाला स्पष्ट सांगितलं की हे घ्या, नाहीतर काहीच नको। मराठी में वो मीडिया कर्मी से बातचीत कर रहे हैं। उसका अनुवाद, हिंदी अनुवाद भी आपको थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। मेहमानों के आने से पहले राष्ट्रपति भवन सज धज कर तैयार है और भव्य नज़ारा जो है उस वक्त आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति भवन से सीधी तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से आ रही हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा और डिग्नेटरीज के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कुछ महत्वपूर्ण बातें, आज जो मेहमान आ रहे हैं उनकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन नाम भी बता दें। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, सिसिली के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगनौथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे हिस्सा लेंगे। तमाम पड़ोसी देशों के शीर्ष नेताओं को इसमें बुलाया गया है और भारत की प्रथम नीति के तौर पर इसे देखा जा रहा है और विदेश मंत्रालय की माने तो इसे सागर विजन के तहत अहम बताया गया है। इसके अलावा 2014-2019 में सार्क के नेताओं और बिम्स्टेक देश के नेताओं ने भी शपथ ग्रहण में हिस्सा लिया था जब 2014-2019 में ओथ सेरेमनी हुई थी। लेकिन आज की दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से विदेशी मेहमानों का वेलकम किया जा रहा है। कल की तस्वीर जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना यहाँ पर आई थी, उन्होंने फोटो भी खिंचवाई यहाँ पर आकर और इसी तरह से एक एक करके विदेशी मेहमानों का स्वागत किया जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि आज पूरी दिल्ली में नो फ्लाई जोन है, धारा 144 लागू है और साथ ही साथ बता दें आपको कि हम इसको दुरुस्त करेंगे, लेकिन आज के आज हमारे लिए भी ये संभव इसलिए नहीं है कि और पार्टीज के लिए भी हमने जो बात की है, निकष लगाए हैं, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र में शिवसेना जो है जिनके साथ एमपी चुनकर आए हैं, उनके साथ भी जो हम लोगों ने निकष लगाए उसके हिसाब से आप प्लीज आज के आज इसको इंसिस्ट मत करिए और कोई हमारे पक्ष में मतभेद नहीं। और तस्वीरें देखिए किस तरह से जश्न मनाने की तैयारी है। बीजेपी नेता में मनोज तिवारी की तस्वीर शायद आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग जो नेता हैं, अलग अलग कार्यकर्ता हैं, इसी तरह से जश्न मना रहे हैं। दूसरी तरफ आप तस्वीर देखिए जहां पर राष्ट्रपति भवन के बाहर भव्य तैयारी की गई, लेकिन गर्मी तो एक चुनौती होगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली में 9 और 10 जून को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। 1100 ट्रैफिक पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है जो वीवीआईपी मूवमेंट पर नजर रखेंगे और मोदी मास्क लगाकर बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए। राहुल लाल का एक छोटा सा रिएक्शन ले लें। राहुल लाल हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। राहुल लाल, कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की आवश्यकता है, ये नहीं कि मोदी को हम हरा दिए, मोदी इंडिविजुअली हार गए, मोदी जो है वो मेजॉरिटी तक नहीं पहुंच पाए। आपकी लड़ाई मोदी के खिलाफ नहीं है, आपकी लड़ाई इस देश को सशक्त बनाने के लिए होनी चाहिए, इस देश को विकसित बनाने के लिए होनी चाहिए। पूरे विपक्ष की लड़ाई इसी दिशा में होनी चाहिए। विवेक जी, मुझे तो विपक्ष की जो भूमिका है वो काफी सकारात्मक, काफी पॉजिटिव नजर आ रही है। और सबसे पहले तो यहाँ पे रोहित जी हैं। रोहित जी की पार्टी जो है कि 2 सीटों पर लड़ी, दोनों को दोनों जीती, तो 100% स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने जीता है उन्होंने, तो उनको भी बधाई रोहित जी को। अब मैं आता हूँ, देखिए जो तमाम मुद्दे यहाँ पे उठाए जा रहे हैं, विपक्ष जिन मुद्दों को उठा रहा है, तो मैं देख रहा हूँ कि जो जनता से जुड़े हुए मूलभूत मामले हैं उन्हीं मामलों को विपक्ष ने उठाया है। पिछले भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी का शासन पिछले 10 वर्षों से था। 10 वर्ष का समय कम नहीं होता है। ऐसे स्थिति में तमाम, चाहे वो बेरोजगारी के मामले हो, आप देखिए कि कृषि के क्षेत्र में क्या स्थितियां तो पिछले 10 साल में आप लोगों ने बेरोजगारी, महंगाई, किसान, युवा, इन तमाम मामलों की बात की, लेकिन मेजॉरिटी कहां है सर आपके पास? या तो आप अपनी बात पहुंचा नहीं पा रहे या आपके मुद्दों में दम नहीं है। दो में से एक ही चीज हो सकती है ना राहुल लाल जी? विवेक जी, कांग्रेस मुक्त भारत का नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया था। उसके बाद तो फिर बिहार में जाके प्रधानमंत्री ने यह भी, जेपी नड्डा जी ने कह दिया था कि क्षेत्रीय दल जो है कि उससे भी मुक्त हो। आज देखिए कांग्रेस भी मजबूत स्थिति में है और तमाम क्षेत्रीय दल भी कितने मजबूत स्थिति में है कि बिना क्षेत्रीय दलों के सहयोग के सरकार नहीं चल सकती है।
ये परिस्थितियां क्यों आई? अगर प्रथम चुनाव में 282 सीटें आती हैं बीजेपी राहुल लाल जी, ये भी तो देखिए 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी तो थी। 10 साल के बाद सरकार रिपीट करना, आप यूपीए रिपीट होता हुआ आपने देखा क्या? नहीं भी रिपीट, मैं यही तो करा कि एंटी इनकम्बेंसी कट्टर। फिर मोदी जी तो 24 घंटा काम करते थे, कभी छुट्टी नहीं लेते थे। देखिए तथ्यों पर अगर हम लोग बातचीत करेंगे तो देखिए देश के बड़े हिस्से, चाहे मध्य प्रदेश हो या कई राज्यों ने, हिमाचल प्रदेश, वहां से मोदी जी को 100% जो है कि पूरी की पूरी सीटें मिली हैं। लेकिन देश के बड़े हिस्से में जो जर्नलिस्ट मोदी जी को मिले हैं, वहां पे उनके लिए खुद तनाव का बिंदु है। उत्तर प्रदेश सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग कहते थे कि गुजरात की तरह गढ़ था वो, लेकिन वो गढ़ में क्या स्थिति हो गई। तो मेरा मुख्य रूप से यह मामला है कि विपक्ष ने जिन मुद्दों को उठाया, जिसको 2014-2019 में नहीं सुना गया, उन मुद्दों को इस बार कहीं कहीं जनता ने उसे भी महत्व प्रदान किया है। आज अगर यह स्थितियां हैं कि सत्ता पक्ष यानी इंडिया और विपक्ष दोनों के बीच में सीटों का अंतराल इतना कम हो गया है, तो ये तो देखिए लोकतंत्र के लिए कितनी बेहतर स्थिति है। और विवेक जी, सर आपने अलायंस बनाया हुआ, ममता बनर्जी अभी आपकी अलायंस में ही परमानेंटली है नहीं। उन्होंने कभी नहीं कहा, उन्होंने बार बार कहा कि हम बाहर से समर्थन देने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने कह दिया दिल्ली में हम अलग चुनाव लड़ेंगे, जबकि एनडीए का अलायंस इंटैक्ट नजर आता है। इधर से अभी तक कोई बयान नहीं आया। मैं चर्चा जारी रखता, लेकिन मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। बड़ी कवरेज लगातार जारी है, दर्शकों बने रहिए हमारे साथ, फौरन लौट रहे हैं।